युवा मित्रों का अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, भूखे भजन न होई गोपाला, भूखा रहकर भजन नहीं हो सकता। भजन का अर्थ होता है सेवा। भूखा व्यक्ति किसी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो ही तो ऊर्जा का स्रोत है। उसी तरह व्यवहार, जीवन यापन, ये भी मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक बातें हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो ये तो बेसिक ज़रूरतें हैं, और उसको पाने के लिए हमें यहाँ अर्थ और काम और मोक्ष आदि सभी धर्म के द्वारा प्राप्त करके आनंद लेते हुए इस जीवन को गुजारना भी है। और शरीर और आत्मा दो अलग अलग नहीं है, ये हम अध्यात्म विज्ञान के प्रकाश में अच्छी तरह जानते हैं। तो आइए इस अंक में हम अपने उन मित्रों का उद्बोधन करें जो बेरोजगार है, माता पिता, राष्ट्र, समाज पर भार है और निराश है, हताश है, और अंततः वो अराजक होते हुए अपने ही समाज के शत्रु बनने के मार्ग पर है। नंबर 2 का पैसा आता ज़रूर है, लेकिन नंबर 2 का पैसा उन पैसों के साथ साथ अनेक प्रकार की मुसीबतें भी लेकर आता है, और इस तरह वो आने वाला पैसा उन्हीं मुसीबतों का सामना करते हुए खर्च कर देना पड़ता है। गुनाह बेलज्जत हो जाता है, और इसीलिए हमें न्याय नीति पूर्वक अपना रोजगार और अपनी उपजीविका खोजने में सहायक ऐसे कुछ बिंदु हमने निकाले हैं, और अपने मित्रों तक पहुंचाते हुए हम अत्यंत हर्षित महसूस कर रहे हैं। आइए देखें। एक बार एक व्यक्ति हमारे पास आया और उसने कहा कि मुझे कोई रोज़गार चाहिए। हमने पूछा कि आपको क्या आता है? उसने कहा कि मैं MA पास हूँ। हमने फिर पूछा कि भई आपसे हमने डिग्री नहीं पूछी, आपसे पूछा है कि आपको क्या आता है, कौन सा काम जानते हैं? तो वो व्यक्ति फिर कहने लगा कि मैं MA हूँ। और हमने बार बार उससे पूछा कि ये तो आपने अभ्यास करके प्राप्त की हुई उपाधि है, आप में कौशल्य क्या है, आप में योग्यता क्या है, आप क्या कर सकते हैं? तो वो युवक उत्तर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि हम किताबी पढ़ाई को ही संपूर्ण मान लेते हैं, और किताबी पढ़ाई केवल थ्योरी होती है, जिसको प्रैक्टिकल में ढाल के आजमा के आत्मसात किया जाता है, तब वो विद्या बनती है, और तब वो अपने सहित सबके काम में आती है। ऐसा हम नहीं करते, और इसीलिए हम पढ़े लिखे बेवकूफ़ गधे इस संज्ञा को प्राप्त होते हैं। और हमारी मजबूरियां भी क्या है? तो हम अपने पिता के पीछे लग कर के इंजीनियरिंग और बड़े भारी विषयों के अभ्यासक्रमों में प्रवेश लेने के लिए माता पिता को यानी शब्दशाह यानी हम इतना फोर्स करते हैं कि वो कर्जदार हो जाते हैं और वो बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन हमें वो पढ़ाते हैं। और फिर जब हम डिग्री लेकर बाहर आते हैं तो वो केवल ऐसे से ऐसा होता होगा ये आकलन लेकर निकलते हैं, अनुभव कुछ होता नहीं। और इसलिए फिर वो डिग्री जेब में, और मन में एक प्रकार का आक्रोश कि मेरा देश मुझे क्या दे रहा है, मेरा समाज मुझे क्या दे रहा है, मेरे माता पिता ने मुझे दिया ही क्या है। और इस प्रकार ये मूर्खतावश समाज आपस में लड़ाइयों का केंद्र बनता है। युवा पीढ़ी से जो वयोवृद्ध पीढ़ी है उसका सामंजस्य नहीं बैठता, और वहाँ भी तकरारें जारी रहती है। अब समय बदल गया है, समय बदल चुका है, ये नया ज़माना है। इसमें हम यहाँ बैठे बैठे हमारे मित्र राजगढ़ निवासी एक व्यक्ति को 50,000 रुपया भेज सकते हैं एक बटन क्लिक करने पर। संपूर्ण विश्व डिजिटलाइज हो गया है। पहले ग्लोबलाइज हुआ,
अब डिजिटलाइज हुआ है, यानी संघ शक्ति बहुत बढ़ गई है। आज एक क्षण में हम किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, और आज ये डिजिटल साइंस का ही चमत्कार है जो हम आपसे आमना सामना बातचीत कर रहे हैं। तो ज़माना बदल गया है। अब ज़माने में जो उद्योग लग रहे हैं वो उनका व्यू क्या है, तो वो चाहते हैं कि अपने कम आदमियों में ज़्यादा काम निकलना चाहिए, उत्पादन खर्च कम होना चाहिए, वस्तुओं की उत्पादन का समय कम होना चाहिए, कम से कम समय में माल को पहुंचाया जाना चाहिए, कम से कम कच्चे माल को यानी गोडाउन में रखा जाए, और उत्पादकता कैसी बढ़ेगी, वस्तु की गुणवत्ता कैसी बढ़ेगी, और वो जागतिक लेवल पर हमारा बॉन्ड कैसे जाएगा। इस दृष्टि से देखने की एक नई व्यापारिक दृष्टि विकसित हुई है। और इसलिए क्या हुआ है कि अब सभी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, पाइथन इनका इस्तेमाल करके अधिक से अधिक आधुनिक, गतिमान, विश्वसनीय व ग्राहक हित को संग्रह यानी संजोने वाले हो रही है, और ये प्रक्रिया सतत जारी है। आज की जो आकर्षक गुणवत्ता है वो कल सामान्य हो सकती है। जैसे पहले फ़ोटो स्टूडियो होते थे जिसमें हम फ़ोटो निकालने के लिए जाते थे, कोई समारंभ है तो उन्हें बुलाया जाता था, वो कैमरा लेकर आते थे और हमारी फ़ोटो निकालते थे। आज हम अपने मोबाइल से ही घर में ही फ़ोटो निकाल रहे हैं, यानी फ़ोटोग्राफी का व्यवसाय जो है वो समय से बाहर हो गया। जैसे डाक तार विभाग, पोस्टल विभाग जैसा आउट ऑफ यानी स्टॉप ये हो गया, आउट ऑफ टाइम हो गया है, वैसे ही कुछ चीज़ें आउट ऑफ टाइम भी हो गई है। वो भी जांचना, उसका भी आकलन करना हम लोगों के लिए आवश्यक है। और उसके बाद अब पहले क्या था कि ऑर्डर देनी पड़ती थी, फिर माल का सप्लाई होता था। आज माल गोडाउन यानी शोरूम में, गोडाउन में पड़ा हुआ है, ग्राहक के सामने 10 प्रकार का माल उपस्थित है, वो 10 प्रकार के माल में से अपनी ज़रूरत का माल छांट सकता है और ले सकता है। आज अमेजॉन जैसी इंटरनेशनल कंपनियां लगी हुई है। कहने का आशय यह है कि अब हमें वो पुरानी दृष्टि रखकर नहीं चल सकते, न सफल हो सकते हैं। हमें अपनी दृष्टि को यानी नए समय के साथ कदम ताल मिलाकर चलाना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। उसके अनंतर पहले ऑर्डर देनी पड़ती थी वो बजाज स्कूटर की, उसके बाद 4 साल के बाद वो मिलती थी। अब ऐसा नहीं है, अब तो मोबाइल आ गया है और कंप्यूटर आ गए हैं, रोबोट आ गए हैं, अनेक प्रकार से विकास हो ही रहा है। अब हमने नई नई बातों को पढ़ने की हमेशा तैयारी रखनी चाहिए। और जैसे हमारे पास मोबाइल है, तो मोबाइल में यानी ITI में कोई कोर्स है क्या? अगर ITI में नहीं है तो प्राइवेट किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं में ऐसे कोर्सेस है क्या? और उससे संबंध में कौन सी टेक्नोलॉजी है, और वो सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह से हमारे मानवीय जीवन को और समृद्ध और खुशहाल बना रहा है, इसका भी हमने अवश्य जायज़ा लेना चाहिए। कोरोना में कई लोगों के रोज़गार गए हैं, लेकिन रोज़गार उन्हीं के नहीं गए हैं जो किसी न किसी विद्या को, कला को आत्मसात किए हुए थे, और उसी से उन्होंने ITI और डिप्लोमा डिग्री, इसमें भी प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाई गई थी, और उससे ही उनका उद्धार हुआ। वो बेरोजगार नहीं रहे, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम इस ऑप्शन को अपनाया और प्रगति की। तो इस तरह का है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो ये यानी यंत्र बनाती है, जैसे ये मोबाइल बना है, तो क्या ये मोबाइल एक ही स्थान पर बना है? नहीं, अलग अलग स्थानों पर उसके अलग अलग पार्ट्स बने, फिर उसको असेंबल किया गया, और असेंबल करने वाली कंपनी ने अपना लेबल लगाया और मार्केट में उतारा। तो इसका अर्थ ही ये है कि एक एक पार्ट बनाने के लिए एक एक यूनिट की आवश्यकता होती है। यदि हमने नए
यानी उपस्थित विषयों को धारण करके उसमें विज्ञान की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस ओर अगर हमने ध्यान दिया तो ये स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाता है कि आज रोजगार के अवसर कम नहीं हैं बल्कि बढ़ गए हैं। आज हमें कंप्यूटर और जिसे कहते हैं कि ये पेजर और गूगल पे और ये और वो, इसकी हमें आदत हो गई है, ये हमारे जीवन में समाहित हो चुके हैं। हम अब बैलगाड़ी की दिशा में नहीं जा सकते। मोबाइल में और ऐसे जो कंप्यूटर्स है इनमें उपयोगी होने वाले पार्ट्स हम बना सकते हैं, उसके अलग अलग यूनिट बना सकते हैं। और ये जो स्किल डेवलपमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, और जिसे मुद्रा योजना आदि के द्वारा जो सरकार और शासन जो एक आह्वान दे रहा है, उसका भी हमें अवश्य ही लाभ लेना चाहिए। और इस तरह से ये असेंबलिंग, ये जो पार्ट है, ये अत्यंत व्यापक है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों से बड़े बड़े नहरें और पुलिये और ये बनाए जा रहे हैं, तो क्या ये मशीनें एक बड़ी से बड़ी मशीनें असेंबल होती है, बड़े से बड़े यंत्र असेंबल हो रहे हैं। तो असेंबल का अर्थ होता है अनेक स्थानों से आए हुए अनेक पार्ट को जोड़ना और एक व्यवस्थित यंत्र तैयार करना, एक प्रणाली तैयार करना। और इस दिशा में यदि हम बढ़े तो जिस तरह चाइना में घर घर में गृहोद्योग के नाम पर ये मोबाइल के पार्ट्स बनते हैं और ये सारा इलेक्ट्रॉनिक जो उपयोग की चीज़ें हैं ये बनती है, तो फिर क्यों न उसका प्रयोग हम भी करें और हम भी प्रगतिशील हो। आत्मनिर्भर भारत ये केवल कहने की वस्तु नहीं है, ये इस बात को आजमा कर इसका आनंद लेते हुए और आनंद देते हुए अपने राष्ट्र को पोषित और समृद्ध करते हुए गुजारने वाला ये मार्ग है। इसके अनंतर पॉइंट है कि अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी है, विशेष करके कॉमर्स के विद्यार्थी पर अगर हम चिंतन करते हैं तो हमारे ध्यान में यह आता है कि जीएसटी भरना, टैक्स रिटर्न भरना, इनकम टैक्स रिटर्न है, सेल टैक्स है, बिलिंग है, इस प्रकार का जो बायोडाटा सिस्टम है उसमें हमारे कॉमर्स के विद्यार्थी भी प्रगति कर सकते हैं। उनके लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है, बगैर अपॉर्चुनिटीज़ के नहीं है, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ है। यानी कहने का आशय ये है कि सभी दिशाओं में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। आज कृषि किसानी जो है वो विज्ञान के सहारे करने पर लोग पैसा बचा रहे हैं और उत्तम माल का उत्पादन करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी निर्यात कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हर दिशा में अपॉर्चुनिटीज़ है, हमने लाभ उठाना चाहिए। अपना भारत 2024 तक एक 60.5 करोड़ जिनकी उम्र 30 वर्ष के अंदर है, ऐसे लोगों की होने वाली है 2024 में। यानी ये देश विश्व का सबसे युवा देश है और इस युवा देश में अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी, फैशन और नित्योपयोगी चीज़ें और इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर ध्यान देने पर ये युवा पीढ़ी और अधिक प्रगति कर सकती है और राष्ट्र के कल्याण और समृद्धि में सहायक हो सकती है। इसके अनंतर मैन्युफैक्चरिंग हब, ये जो नया आइडिया आया है, एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बना करके एक एक यूनिट स्थापन हो और एक एक यूनिट से एक एक तंत्र विकसित हो। इस प्रकार अगर हमने ये हब संस्कृति का अगर स्वीकार किया और ये हब संस्कृति हम किसानी और कृषि एग्रीकल्चर में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि एक किसानों का एक हब बनाया जाए और एक प्रकार की ज़मीन, एक प्रकार की फसल, एक प्रकार का तंत्रज्ञान, एक प्रकार का रसायन, इस प्रकार का प्रयोग करके सहकारी तत्व पर सरकारी निगरानी में हम प्रगति कर सकते हैं, अपनी खेती का विकास कर सकते हैं और सचमुच ही किसान का कल्याण हो, ऐसी भी इस दिशा में पहल की जा सकती है। अब
जीडीपी में सबसे बड़े योगदान की अगर बात करें तो कुछ दिनों पूर्व किसानी जो थी वो जीडीपी में बहुत ज़्यादा यानी सहायक थी, एग्रेसिव थी। लेकिन अब आत्मनिर्भरता का जब हमने नारा दिया है तो हमें विदेशी वस्तुओं का जितना हो सके उतना बहिष्कार करना चाहिए। आज भी हमारे मार्केट में उन विदेशियों की चीज़ें बेचने के लिए आती है, उस पर साफ साफ लिखा होता है मेड इन, लेकिन हम मजबूर होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो महंगा है और दुर्लभ है। उनका प्रयोग सुलभ, उनके जो एसेसरीज है वो सुलभ है और सहज प्राप्त है और कीमतें भी बहुत कम। तो क्यों न लोग विदेशियों का सामान इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ के व्यापारी वर्ग ने और यहाँ के यानी जिसे कहते हैं कि आयात निर्यात और इस प्रकार के जो कार्य करने वाले लोगों ने ये ध्यान देना चाहिए कि यदि किफ़ायत भाव में यहीं अगर उत्तम उत्पादन हम अपने देशवासियों तक पहुंचा सके तो ये देश कल्याण के, देश के समृद्धि की भी बात होगी और सबके समृद्धि में हमारी समृद्धि, हमारा कल्याण सदैव निहित होता है। ये कहते हुए आप सब युवा मित्रों का पुनः अभिनंदन करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। वंदे मातरम।